अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ हाउ टू शॉर्टलिस्ट सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू एमडीकेट। तो आपको किस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग करनी है अपने सारे सब्जेक्ट्स की। हम चारों पर बात करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। आपको किस तरह से चारों को टैकल करना है, किस तरह से उन चारों की शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, वन बाय वन हम सब पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ अपने कंटेंट को। विच सब्जेक्ट शुड बी शॉर्ट लिस्टेड। तो सबसे पहले हमें कौन सा सब्जेक्ट शॉर्ट लिस्ट करना ज़रूरी है और कौन सा शॉर्ट लिस्ट नहीं करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आता है जी मेरे पास फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको ज़रूर ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपने शॉर्ट लिस्ट करना है, क्योंकि जब लास्ट में एम डी कैट के डेज होते हैं, आपके पास 10-15 दिन बाकी बच जाते हैं, तो वो शॉर्ट लिस्ट वाले जो टॉपिक होते हैं ना, आपने जस्ट वही तैयार करने होते हैं। फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बुक रीडिंग करें, अपने नोट्स को पढ़ें। फिर आपने वो जो शॉर्ट लिस्ट किए होते टॉपिक, आपने वही पढ़ने होते हैं, अपने नोट्स को ही बार बार रिवाइज करना होता है फिजिक्स के लिए। तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपने साथ साथ अपने टॉपिक्स को, अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को, अपने मुश्किल टॉपिक्स को आपने शॉर्ट लिस्ट कर लेना है, ताकि आपको बाद में रिवीजन के टाइम पर आसानी हो सके। नेक्स्ट पर हमारे पास आता है जी इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपका दिल करे तो आप इसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, और अगर आपका दिल नहीं करता तो आप शॉर्ट लिस्ट ना करें। एज सच इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको इंग्लिश के एमसीक्यूज को, इंग्लिश के रूल्स को अपने एमसीक्यूज पर अप्लाई करना आना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आपको शॉर्ट लिस्ट करना या ना करना से फर्क नहीं पड़ता। आगे मैं चल के आपको बताऊंगी कि अगर आपने शॉर्ट लिस्ट करना है इंग्लिश को तो किस तरह से करना है, और अगर नहीं करना तो फिर आपने किस तरह से इंग्लिश को पढ़ना है। फर्दर मोर हमारे पास जो थर्ड सब्जेक्ट आता है दैट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए भी मैं आपको यही सेम स्ट्रेटेजी जो इंग्लिश वाली है वही बताऊंगी कि आपको अगर शॉर्ट लिस्ट करना है। कुछ बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करके अच्छी समझ आती है, वो अच्छा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, तो वो शॉर्ट लिस्ट ज़रूर करें। और जिन बच्चों को नहीं आती तो वो ना करें। केमिस्ट्री को आप शॉर्ट लिस्ट किए बगैर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। थर्ड पे हमारे पास केमिस्ट्री थी। अब फोर्थ पर जो मेरे पास सब्जेक्ट आता है दैट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप अलग से एक रजिस्टर बनाएं, आप उस पर शॉर्ट लिस्ट करें सारे टॉपिक्स को, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर आपकी बुक की एग्जैक्ट लाइंस आया करती हैं। तो अगर आप उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो आप एग्जैक्ट बुक की लाइंस को अपने नोट्स पर लिखेंगे तो फायदा कोई नहीं है, आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको स्मार्ट स्टडी को लेकर चलना है, आपको हार्ड वर्क को नहीं लेके चलना, आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी है। आपने वही बायोलॉजिकल लाइंस जो बुक में एग्जैक्टली लिखी हुई हैं वही पेपर में आती हैं, तो क्यों ना आप बुक से ही पढ़ लें। आप क्यों उसको शॉर्टलिस्ट करें, अपने टॉपिक्स को अपने रजिस्टर के ऊपर इतना टाइम वेस्ट करें। ठीक है। तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप शॉर्ट लिस्टिंग करें। तो फर्दर मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, फिजिक्स के लिए आपको मस्ट है शॉर्ट लिस्टिंग करना। इंग्लिश एंड केमिस्ट्री के लिए आप कर सकते हैं और आप नहीं भी कर सकते। मैं आगे जाके दोनों की स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगी कि अगर आपको करनी है तो किस तरह से करनी है, और अगर आपको नहीं करनी तो किस तरह से करनी है। एंड फोर्थ पर आता है हमारे पास बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपने कभी भी शॉर्ट लिस्टिंग को नहीं करना। नेक्स्ट पर जो हमारे पास आती है जी स्लाइड के आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने शॉर्ट लिस्ट करना किस तरह से। अब हम फर्दर उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको वन बाय वन टॉपिक वाइज और आपके सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी कि आपको किस तरह से शॉर्ट लिस्ट करना है अपने सब्जेक्ट्स को। आपकी जो बेसिक गाइड है शॉर्ट लिस्टिंग की वो ये है कि आपने अपने लेक्चर को केयरफुली लेना है, आपने लेक्चर को नोट डाउन करना है। उसके बाद लेक्चर को नोट डाउन करने के बाद आपने लेक्चर नोट डाउन कर लिया, अब आपने 2-3 पेजेस छोड़ देने हैं फॉर योर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ बुक। अब उसके बाद आपने करनी है बुक रीडिंग। अब आपने जब उसी टॉपिक की है बुक रीडिंग, तो कोई ऐसे पॉइंट जो आपके लेक्चर में नहीं है, आपके नोट्स में नहीं है, लेकिन वो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, तो आपने वो जो 2-3 पेजेस स्पेयर छोड़े थे, अब उसके ऊपर आपने अपने बुक के जो पॉइंट हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर लेना है, ताकि लास्ट के अंदर आपको बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े। स्पेसिफिकली फॉर फिजिक्स आपको बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली अपने नोट्स खोलें और वो एक सिस्टमैटिक नोट्स हो, जिसके अंदर आपका पहले लेक्चर आ रहा है, नोट्स आ रहे हैं, फिर आपकी बुक की शॉर्ट लिस्टिंग है, एंड देन आपने 1-2 पेजेस और स्पेयर छोड़ने हैं फॉर योर डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़। अब उसी टॉपिक के आप जब एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं, तो जो आपको टॉप एमसीक्यूज़ रॉन्ग होते हैं, उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपका एमसीक्यूज़
गलत हुआ, आपने उसको अपनी वर्डिंग में लिख लेना है। आप उर्दू में लिखें, आप पंजाबी में लिखें, आप इंग्लिश में लिखें, आपको जो वर्डिंग समझ आती है आपने वो लिखनी है। आपके एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने किस तरह से तैयारी की है, उसने जस्ट आपका एमसीक्यूज रॉन्ग या राइट देखना है। उसको नहीं पता कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपने उसको किस तरह से पढ़ा है, आपने तो इसको पंजाबी में पढ़ा हुआ था, तो वो उसने नहीं देखना, उससे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है? आपने वो वर्डिंग लिखनी है जो आपकी अंडरस्टैंडेबल है, जिससे आपको समझ आती है। आप कोई निमोनिक बना सकते हैं, आप कुछ भी इस तरह की वर्डिंग जो आपका दिल करता है, आपने वो लिखनी है। ये थी हमारी बेसिक गाइड कि आपने किस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। आपने लेक्चर लेना है, नोट्स बनाने हैं, आपने 2-3 पेजेस को स्पेयर छोड़ना है फॉर योर बुक शॉर्ट लिस्टिंग, एंड आपने 2-3 पेजेस को स्पेयर छोड़ना है फॉर योर डिफिकल्ट एमसीक्यूज, ताकि बाद में जब आप रिवीजन करें तो सबसे पहले आपके नोट्स आए, आप उनको रिवाइज करें, फिर आपके बुक्स के पॉइंट आए, आप उनको रिवाइज करें, एंड लास्ट पर आपके वो डिफिकल्ट एमसीक्यूज आए, वो डिफिकल्ट टॉपिक आए जिसमें से आपके एमसीक्यूज रॉन्ग हो रहे थे, एंड आप उसको भी साथ रिवाइज कर ले। तो इस तरह से आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा इन योर शॉर्ट लिस्टिंग। नेक्स्ट पर हम स्टार्ट करते हैं जी अपना सब्जेक्ट वाइज गाइड को। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है इंग्लिश की शॉर्ट लिस्टिंग की गाइडेंस। तो हमारे पास ये किप्स की प्रिपरेशन बुक है जिसकी मैंने पिक्चर आपको शो की हुई है। तो अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करते इंग्लिश के लिए तो आप किप्स की प्रिपरेशन बुक को एज अ सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्रिपरेशन बुक है। इसके अंदर उन्होंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स दिए हुए हैं, उसके बाद उन्होंने आपको वही सारे जो बुक के अंदर वो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं उन्होंने वो भी निकाल के बुक की लाइंस भी आपको दे दी हैं, और साथ ही उन्होंने पास पेपर के एमसीक्यूज भी उसी टॉपिक के आपको साथ ही निकाल के दे दिए हैं। तो बहुत अच्छी बुक है। आपने इससे एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं, आपने इससे प्रिपरेशन बुक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी इसको ही अपनी प्रिपरेशन बुक रखा था। मैंने किप्स को और केमिकल ग्रामर है सर सलमान वहीद, मैंने इन दोनों बुक्स को एज अ सोर्स रखा था अपनी इंग्लिश के लिए। मैंने इंग्लिश के लिए शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की थी, ठीक है? तो यही हमारे पास जो सेकंड बुक है दैट इज केमिकल ग्रामर। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसके अंदर भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मैंने अपने चैनल के ऊपर इंग्लिश की वीडियोस डाली हैं लेक्चर की, और मैंने इन दोनों बुक से ही डाली हैं क्योंकि मैंने इन दोनों बुक से पढ़ा था। तो मैंने इन दोनों बुक्स को ही फोकस किया है आपके लिए भी। तो अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करते तो आपने इन दोनों बुक्स को साथ लेकर चलना है एज योर प्रिपरेशन बुक, एज योर प्रिपरेशन मटीरियल, और आपने इन्हीं में से कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करना है। आपको शॉर्ट लिस्ट करने की एज सच ज़रूरत नहीं है इंग्लिश के लिए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शॉर्ट लिस्टिंग करके ही अच्छी तैयारी होती है, शॉर्ट लिस्टिंग के बगैर उनकी अच्छी तैयारी नहीं होती। तो वो फिर इस तरह से अपने नोट्स को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं जिस तरह से मैंने शो किया हुआ है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तब भी आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, या आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। इस तरह से फिर आपने अपने सिस्टमैटिक वे के अंदर नोट्स बनाने हैं, ठीक है? आपने ताकि आप बार-बार उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कर सकें। आपने इस तरह से अपने नोट्स बनाने हैं अच्छे से करके, प्यारी-प्यारी राइटिंग में सिस्टमैटिक नोट्स होंगे, तो आपको लंबे अरसे तक याद रहेगा। अगर आपके हैप-हैज़र्ड से नोट्स होंगे, तो फिर आपको अच्छा याद नहीं होता, ठीक है? तो मेरी तरफ से तो यही रिकमेंडेशन है कि आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग। तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको 2 बेसिक गाइड्स बताई हैं। अगर तो आप शॉर्ट लिस्टिंग करना चाहते हैं, तो आपने इस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, जिस तरह से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करना चाहते तो आपने किप्स की बुक को और केमिकल ग्रामर को एज अ सोर्स फॉर इंग्लिश इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट पर हम बात कर लेते हैं जी अपने सेकंड सब्जेक्ट पर दैट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की शॉर्ट लिस्टिंग मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि आपकी एग्जैक्ट बुक की लाइंस आती हैं और आपको बुक पर ही फोकस करना है, आपको इसकी शॉर्ट लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने निमोनिक्स को अपने हाईलाइटर से, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने स्टिकी नोट्स पर, अपने इंपॉर्टेंट या एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो टीचर आपको लेक्चर में बता रहे हैं वो आपकी बुक में नहीं है, कॉन्सेप्ट के लिए हैं, तो आपने उनको स्टिकी नोट्स पर लिख के उधर ही पेस्ट कर लेंगे। आप एक पेपर लेकर उस पर वो छोटा-छोटा करके लिख के और उस पेपर को अपने साथ पेस्ट कर सकते हैं उसी चैप्टर पे, ताकि जब आप वो चैप्टर पढ़ें तो आप वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लेक्चर के थे वो भी रिवाइज कर लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बेहतर तरीके से बन जाए उस टॉपिक के लिए, ठीक है? तो ये करना है आपने बायोलॉजी के लिए। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये बुक पर किस तरह से मैंने किया हुआ है अपनी शॉर्ट लिस्टिंग को। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिफरेंट हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है? मैंने पेपर लगा के जो
इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो पेपर पर नोट डाउन किया हुआ है, मैंने स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं, मैंने अपने बुक पर ही सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं जब ये बुक खोलती हूँ और मैं बस ये बुक पढ़ती हूँ, ठीक है, मुझे और कोई सोर्स को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा और ज़्यादा जगह पर टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है। मुझे बार बार किसी रजिस्टर को खोलना नहीं पड़ता कि मुझे यहाँ से ये बात रिवाइज करनी है या मुझे अपना लेक्चर वहाँ से लेना है, ठीक है। मैंने वही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बुक में नहीं थे, लेक्चर में थे, वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं और मुझे वही बस पॉइंट साइड से पढ़ने पड़ते हैं और मैं अपने इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट पढ़ती हूँ और मेरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। इस तरह से आप कम टाइम के अंदर अपना ज़्यादा सिलेबस भी कवर कर सकते हैं। फॉर बायोलॉजी आपने शॉर्ट लिस्टिंग अलग रजिस्टर पर नहीं करनी, आपने अपने बुक के ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, आपने स्टिकी नोट्स लगाने हैं, आपने डिफरेंट कलर के हाईलाइटर्स इस्तेमाल करने हैं। यहाँ आप एक पेपर लेकर उसके ऊपर सारा अपना लेक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बुक में नहीं है नोट डाउन करके उसको पेपर को अपने स्टार्ट के अंदर उस चैप्टर के पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप जब वो चैप्टर खोलें तो आप वो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी साथ साथ रिवाइज कर लें। थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हमारे पास आता है दैट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। जो बच्चों को बहुत पसंद है शॉर्ट लिस्टिंग करना तो वो एक अलग रजिस्टर पर शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, और जो बच्चों को नहीं पसंद है वो बुक पर ही अपनी चीज़ों को मार्क करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बुक एज इंपॉर्टेंट है एज योर नोट्स, तो आपने बुक को कभी स्किप नहीं करना। और केमिस्ट्री में तो मैक्सिमम एमसीक्यूज आपके 58 अगर एमसीक्यूज आते हैं तो आपके 40 एमसीक्यूज तो एग्जैक्ट बुक के होते हैं, कोई 18 एमसीक्यूज होंगे जो कंसेप्चुअल आते हैं, बाकी सारे तो आपके बुक की एग्जैक्ट लाइंस होती हैं, आपका बुक की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपने बुक को कभी स्किप नहीं करना। तो आप बुक पर शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगी कि आपको किस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। अब देखें, जिस तरह से ये बुक पर शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है, आपने क्या करना है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है, आपने इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को हाईलाइट करना है, आपने उसकी जो कंडीशंस हैं, क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर होगा, कौन सा कैटलिस्ट है, क्या को कैटलिस्ट है, आपने इस तरह की इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से फोकस करना है ऑन योर बुक। आपने रिएक्टेंट्स देखने हैं क्या होंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, आपने ट्रेंड्स देखने हैं कि डाउन द ग्रुप जो है साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप आपके पास क्या डिक्रीज होगा, आपके पास अलोंग द कॉलम क्या होगा, रो के अंदर आप जा रहे हैं तो क्या होगा। आपने ये सारी बातों को नोट डाउन करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने एक्सेप्शन जरूर देखनी है। एक नॉर्मल ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप आपका साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनके अंदर डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट नहीं इंक्रीज होता, तो वो ट्रेंड आपने ज़रूर देखना है, आपने एक्सेप्शंस को ज़रूर फोकस करना है, क्योंकि आपके पेपर में मैक्सिमम एक्सेप्शंस ही आया करती हैं। फर्दर मोर हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने बुक पर अपनी चीज़ों को किस तरह से शॉर्टलिस्ट करना है। आपने सिंपली पहले रीड देनी है और आपने हाईलाइट करना है किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक पूरी लंबी लाइन में से या एक लंबे पैराग्राफ में से कम्युनिकेटिंग वर्ड्स को निकालना है। आपने उन वर्ड्स को पेंसिल के साथ इंसर्कल कर लेना है, ताकि आप जस्ट वो वर्ड पढ़ें और आपको पता चल जाए इस पैराग्राफ में है क्या या इस लाइन में है क्या, आपको पूरी लाइन ना पढ़नी पड़े। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप एक बेहतर तरीके से अपने टॉपिक को पढ़ सकेंगे और एक फास्टर रिवीजन भी कर सकेंगे। ये आपके लिए एक शॉर्ट लिस्टिंग का जरिया साबित होगा। आपको पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप जस्ट कम्युनिकेटिंग वर्ड्स पढ़ेंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में ये बताया हुआ है, और आपका वो कॉन्सेप्ट पूरा निकल जाएगा, ठीक है। आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पर आपने क्या करना है, आपने वो लाइंस को कंप्लीटली हाईलाइट करना है विद योर हाईलाइटर, जो आपको लगता है कि बार बार पेपर में आई हुई हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करना है जो बार बार पेपर में आए हुए हैं। लास्ट में आपने क्या करना है कि आपके जो लेंथियर लाइंस हैं, पैराग्राफ्स हैं, उनको आपने साइड में शॉर्टलिस्ट करके लिख लेना है, ताकि आपको वो लेंथियर पैराग्राफ्स को बार बार ना पढ़ना पड़े। आप जस्ट अपने शॉर्ट लिस्ट वाली एक दो लाइंस पढ़े और आपको समझ आ जाए इस पैराग्राफ में लिखा क्या हुआ था। अब मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि आप बुक पर अगर शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं फॉर योर केमिस्ट्री तो आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना है एंड सिंपली आपने अपनी इंपॉर्टेंट जो लाइन आपको लगती है उसको हाईलाइट कर लेना है विद पेंसिल, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना है। देन आपने उस पैराग्राफ में कम्युनिकेटिंग वर्ड्स को इनसर्कल करना है, जिन वर्ड्स को जस्ट आप पढ़ें और आपको समझ आ जाए इस पूरी लाइन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या था। इससे ना सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा बल्कि आपकी फास्टर रिवीजन भी होगी। ठीक हो गया। थर्ड पर आपने क्या करना है,
जो लाइंस आपकी बार-बार टेस्ट के अंदर आती हैं या जो कॉन्सेप्ट आपको बार-बार भूल जाता है या आपको मुश्किल लगता है, उसको आपने हाइलाइट कर लेना है विद योर हाइलाइटर। अब ये कर सकते हैं आप, डिफरेंट 2 कलर के हाइलाइटर ले सकते हैं, एक ब्लू कलर ले सकते हैं जिससे आप वो पॉइंट्स हाइलाइट कर रहे हैं जो पेपर में बार-बार आए हुए हैं, और आप पिंक ले सकते हैं जिससे आप वो पॉइंट हाइलाइट कर रहे हैं जो आपको बार-बार भूल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है कि अपने जो लेंथियर लाइन्स या पैराग्राफ्स हैं, उनको आपने एक शॉर्ट लाइन्स में 2-3 लाइन्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना है ताकि आप उसको अच्छे से बाद में रिवाइज़ कर सकें, आपको रिवीजन में हेल्प हो सके। अब जैसा कि ये मैंने आपको दिखाया हुआ है कि मैंने ब्लू से हाइलाइट किया हुआ है, मैंने पिंक से हाइलाइट किया हुआ है, मैंने वर्ड्स को इनसर्कल किया हुआ है कि जस्ट वो वर्ड्स पढूँ और मुझे पता चल जाए पूरे पैराग्राफ में चल क्या रहा था, एंड मैंने बुक के साइड में जो है वो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट करके लिखा हुआ है, जिससे मुझे पता चल जाता है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर लिखा क्या हुआ है। मुझे पूरा पेज नहीं पढ़ना पड़ता, मुझे जस्ट ये साइड वाले 4-5 लाइन्स पढ़ना पड़ती हैं और मुझे पता चल जाता है कि पूरी पैराग्राफ में या पूरे पेज के अंदर लिखा क्या हुआ था, ठीक है? तो आपने भी इस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग करनी है अगर आप बुक के ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं फॉर योर केमिस्ट्री। नेक्स्ट पर आ जाता है जी वो बच्चे जो अपना रजिस्टर के ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने हाइलाइट कर लेना है अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अगेन आपने 2-3 पेजेस को स्पेयर छोड़ना है फॉर योर बुक इन्फॉर्मेशन। आपने अपने नोट्स ले लिए लेक्चर वाले, देन आपने 1-2 पेजेस स्पेयर छोड़ने हैं फॉर योर बुक इन्फॉर्मेशन, एंड 1-2 पेजेस स्पेयर छोड़ने हैं फॉर योर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। और इस तरह से आपने फिर अपनी जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसको नीट और क्लीन करके सिस्टमैटिक वे के अंदर बनाना है, ताकि आप उसको बार-बार रिवाइज़ कर सकें, और डिफरेंट कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए एक अच्छा इम्प्रेशन और एक अच्छी वो आपके लिए लुक हो, और एक सिस्टमैटिक वे हो ताकि आपके ब्रेन के अंदर एक सिस्टमैटिक वे में आपको लर्न हुआ हो और आपको वो मेमोराइज़ करने में आसानी हो सके, ठीक है? तो आपने इस तरह से फिर अपने हाइलाइट करके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, अपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को, अपने बुक की इन्फॉर्मेशन को, बुक के पॉइंट्स को आपने सब कुछ शॉर्टलिस्ट कर लेना है, ताकि फिर बाद में आपको बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े। आप डायरेक्टली अपने नोट्स खोलें एंड जस्ट नोट्स को रिवाइज़ करें और आपका काम ख़त्म हो जाए। ठीक है? ये थी हमारे पास कंप्लीट गाइड केमिस्ट्री की शॉर्ट लिस्टिंग की कि आपको किस तरह से करनी है केमिस्ट्री की शॉर्ट लिस्टिंग। नेक्स्ट पर मैं आपसे बात करूँगी जी, हमारा लास्ट सब्जेक्ट है फिज़िक्स का। तो फिज़िक्स की शॉर्ट लिस्टिंग मस्ट है। जो बच्चे नहीं भी उनको शॉर्ट लिस्टिंग पसंद, तो आपको फिज़िक्स के लिए शॉर्ट लिस्टिंग करना ज़रूरी है। उसके बगैर आप फिज़िक्स को एस नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने फ़ॉर्मूला शीट बनानी है अपनी फिज़िक्स की। आपने क्या करना है, 2-3 पेजेस लेने हैं और आपने जो चैप्टर पढ़ा उसके फ़ॉर्मूलाज़ को लिखते जाना है। फिर जो जो चैप्टर पढ़ा उसके फ़ॉर्मूलाज़ को लिखते जाना है। इस तरह से सारे फ़ॉर्मूलाज़ को लिख के आपके पास 2-3 पेजेस पर पूरी आपके सिलेबस के फ़ॉर्मूलाज़ आ जाएँगे। अब वो आपके पास एक फ़ॉर्मूला शीट बन गई है। अब आपने इसको बार-बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि अगर आपको पेपर में फ़ॉर्मूला ही नहीं आता होगा, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने अपने फ़ॉर्मूलाज़ को बार-बार रिवाइज़ करना है, ताकि आप उसको सॉल्व अच्छे से कर सकें। सेकंड, आपने क्या करना है, अपना लेक्चर लेना है, नोट्स बना लेने हैं। थर्ड, आपने क्या करना है, कोई इंपॉर्टेंट आपकी जो बुक की इन्फॉर्मेशन है, आपके बुक के टेबल्स हैं, आपने उनको अपने नोट्स के ऊपर ही कन्वर्ट करना है। आपने उन सबको अपने नोट्स पर लेकर आना है, ताकि आपके नोट्स जो हैं वो एक सिस्टमैटिक नोट्स हों, जिसके अंदर आपकी सारी बुक की इन्फॉर्मेशन भी हो, आपका कॉन्सेप्चुअल लेक्चर भी हो, और आपने फॉर्मूला शीट पहले ही बना ली है। ठीक हो गया? ये था अब आपका सारा फिजिक्स का शॉर्ट लिस्टिंग। आपने सब कुछ कर लिया है। अब आपने इसको बार-बार रिवाइज़ करना है, अपने नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करना है, एंड एट लास्ट आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, अपने नॉलेज को अपने एमसीक्यूज़ पर अप्लाई करना है, ताकि आपका वो जो नॉलेज है वो बार-बार रिवाइज़ हो और आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए कि आपने किस तरह से अपने नॉलेज को अपने एमसीक्यूज़ पर अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट पर मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ जी, हमारे पास फॉर्मूला शीट है। ये फिजिक्स इन सेकंड की फॉर्मूला शीट है हमारे पास। ठीक है? अगर आपको ये चाहिए होगी तो आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूँगी। तो ये हमारे पास फ़ॉर्मूला शीट है। आप इस तरह से फ़ॉर्मूला शीट अपनी भी बना सकते हैं। तो ये फिज़िक्स इन सेकंड की मेरे पास फ़ॉर्मूला शीट थी, तो मैंने आपको शो कर दिया कि आपने किस तरह से अपनी फ़ॉर्मूला शीट को बनाना है। आपने अपने फ़ॉर्मूला लिखे हैं, जैसे एवरेज एक्सेलरेशन उसका फ़ॉर्मूला लिख लिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उसका फ़ॉर्मूला लिख लिया। इस तरह से आपने सारे फ़ॉर्मूलाज़ को लिखते जाना है। साथ ही साथ अपने अपने ग्राफ्स को भी शॉर्टलिस्ट कर लेना है, जिस तरह से इन्होंने शो किया
हुआ है। अब आपका ग्राफ किस तरह से होगा, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके अंदर वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, आपने डिफरेंट करके जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का उसने सारे ग्राफ्स को जो है ना लिख लिया हुआ है। अब वो एक शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं ग्राफ वहाँ पे। अब आप बार-बार जब पढ़ेंगे तो आपके ग्राफ भी आपके मेमोराइज़ हो जाएँगे, आपको बार-बार याद रहेंगे। तो आपने इस तरह से पहले अपने फ़ॉर्मूला शीट को कर लेना है शॉर्ट लिस्ट, साथ ही आपने अपने ग्राफ्स को भी शॉर्ट लिस्ट कर लेना है ताकि आपको बाद में आसानी हो। फर्दरमोर आपने अपने चैप्टर्स को किस तरह से शॉर्ट लिस्ट करना है, तो ये देखेंगे हैंडमेड नोट्स है मेरे पास। मैं आपको दिखा रही हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस लिख लिया है। उसने एक-एक चीज़ को फ़ॉर्मूला में लिख के उसके सारे शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं और डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल किए हैं ताकि आपके लिए वो इंटरेस्टिंग लगे। तो आपने भी इस तरह से ही करना है। स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस है, सारे फ़ॉर्मूलाज़ को लिख रहा है, एवरेज स्पीड को लिख लिया है, उसका एमसीक्यूज़ को भी लिखकर उसको हाइलाइट कर लिया है कि अगर एमसीक्यूज़ इस तरह से आता है तो मैंने उसको अप्लाई किस तरह से करना है इस इन्फॉर्मेशन को एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से ग्राफ्स भी आप बना सकते हैं अपने शॉर्ट लिस्ट करके। देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को उसने शो किया हुआ है कि अगर स्ट्रेट हो तो आपके पास कांस्टेंट होगा डिस्प्लेसमेंट, अगर इस तरह से ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग है यूनिफॉर्मली, अगर इस तरह से है तो इंक्रीजिंग है नॉन यूनिफॉर्मली, इंक्रीजिंग है नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है, नीचे आ रहा है तो डिक्रीजिंग है यूनिफॉर्मली, नीचे इस तरह से गोल करके आ रहा है जिसको हम पैराबोला ग्राफ कहते हैं, तो डिक्रीजिंग है नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ और नीचे हाइपरबोला का ग्राफ है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर बनता होता है, तो ये भी डिक्रीजिंग है नॉन यूनिफॉर्मली। तो आपने इस तरह से सारे ग्राफ्स, अपनी स्लोप्स, एरियाज, आपने सबको याद रखना है और सबको अच्छे से अपना शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। जब तक आपने अच्छे से शॉर्ट लिस्ट नहीं किया होगा तो आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक हो गया। ये साथ ही उसने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी बताया हुआ है, तो आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देख लेना है, ठीक है। एरिया, हमारे पास एरिया जो होता है वो हम लेंथ इंटू विड्थ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने रेक्टेंगल के अंदर, और जो स्लोप होती है वो हमारे पास वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस होता है, तो इस तरह से आप स्लोप फाइंड करते हैं। तो ये सारे आपने देख लेने हैं। आपने वी टी ग्राफ का एरिया देखा तो वो हमारे पास एस यानी डिस्टेंस के इक्वल है, और अगर आपने स्लोप देखी तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस बताई हुई हैं, सारी शॉर्ट लिस्ट की हुई है, आपने भी इसी तरह से शॉर्ट लिस्ट करनी है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने अपनी मैक्सिमम ट्राई की है कि मैं आपको बता सकूं कि आपने किस तरह से अपने सारे सब्जेक्ट को शॉर्ट लिस्ट करना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।